नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइटल नॉलेज अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में न्यायपालिका को पढ़ा और उसके पहले भाग सर्वोच्च न्यायालय को लगभग हमने खत्म कर लिया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक छोटा सा भाग बचा हुआ है, जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, जिसको आज की क्लास में हम देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं और किस क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 129। ये अनुच्छेद हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है कि उसके जो भी निर्णय होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने फैसले देगा, वो अधीनस्थ सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ, यानी उससे छोटे, जैसे हमारा हाई कोर्ट और नीचे जिला कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय पूरे भारत के, पूरे देश के न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। ठीक है, मतलब जो ये भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो उसके नीचे, अब जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, या अधीनस्थ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो वो हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मानने बाध्यकारी होंगे। ठीक। दूसरा, इसमें कहा गया है कि ये सारे मामले सुरक्षित रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, इनको सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षित रखा जाएगा मतलब अभिलेख के रूप में। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, ये अभिलेख न्यायालय हुआ, क्योंकि जो भी इसने निर्णय दे दिया वो भविष्य में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों में आने वाले मामलों में वो अभिलेखों का काम करेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है, तो ये कि आने वाले केसों में इनके लिए उपयोगी होगा। इसके लिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। दूसरा, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए जेल होगी। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर जेल। मतलब अगर इसके निर्णय, इसके कार्य या जज के ऊपर कोई भी गलत कोई आरोप लगाता है या उसके निर्णय की निंदा करता है, और उसके लिए उसे जेल होगी। यानी किसी न्यायालय या न्यायाधीश के विरुद्ध, इसमें कहा गया है कि किसी न्यायालय या न्यायाधीश के विरुद्ध अभद्र भाषा के प्रयोग को अवमानना माना जाएगा। समझे? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो किसी आम बहस में या किसी रैली में कोई नेता या कोई व्यक्ति इसके निर्णयों की बुराई नहीं कर सकता या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको अवमानना माना जाएगा, उसके लिए उसको जेल भी हो सकती है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 129। आगे देखें। आगे देखते हैं अनुच्छेद 131, यानी अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 कहता है कि ये बताता है कि कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जैसे ही हमारा
देश हो गया, ये हमारा देश हो गया। अब इसमें क्या है, सब स्टेट के न्यायालय हैं अलग अलग, उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है सब स्टेट में, ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन इतने बड़े देश का एक ही न्यायालय है, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। अगर सारे केस इसमें जाने लगेंगे तो इसके पास तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज्यादा भीड़ सुप्रीम कोर्ट में ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 131 को प्राथमिक अधिकारिता, इसको बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता। यानी ये बताता है कि कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला जाएगा। एक तो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सीधे ही जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, वो मामले कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें जाएगा, जैसे राज्य वर्सेस राज्य, मान लिया दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो उसको कहां लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। यानी दूसरा, केंद्र वर्सेस राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, मामला हो, तो उसको कहां पे लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, दो या अधिक राज्य वर्सेस केंद्र, तो इस मामले को भी कहां लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, तो इन सबको कहां सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। राज्य वर्सेस राज्य, अब मान लो ये भारत है, ये दो राज्य हो गए, यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है और यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है, इनके बीच में कोई मामला आ गया, तो कैसे करेंगे, ये हमारा भारत, इसमें दो राज्य अगर यहाँ पे जाएंगे सुनाई करने, तो ये वाला बोलेगा कि ये पार्शलिटी कर सकता है अपने साथ, और यहाँ पे सुनवाई करने जाएंगे तो ये बोलेगा कि ये पार्शलिटी हो सकती है। तो इसके लिए इस मामले को कहां सुना जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। दूसरा, केंद्र का, केंद्र का कोई मामला होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो एक राज्य के बीच हो या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित कोई भी विवाद हो, उनके चुनाव का विवाद हो, ठीक है, उनकी नियुक्ति के लिए विवाद हो, ठीक है, या उनके कोई भी संविधान का उल्लंघन कर दिया हो उसके लिए विवाद हो, जो भी विवाद होगा उसके लिए सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 131। अब देखते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 ये कहता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या बोलता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी ऐसा कोई मामला जिसमें संविधान की व्याख्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये कब लागू होगा, जब ऐसा कोई मामला जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट के। मान लिया हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उस केस में क्या हो गया कि संविधान की कहीं पे ऐसे उलझ गए कि वहां पे संविधान की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। अगर संविधान की कोई व्याख्या करनी है कि यहाँ पे संविधान में कहा गया है या नहीं कहा गया है, तो उसको हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे, कब हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे, ठीक है, हाई कोर्ट इस बात का प्रमाण पत्र दे कि इसमें संविधान की, इस मामले में संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, तो इस प्रमाण पत्र को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फिर उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है।
क्योंकि संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान की जो भी मूल भावना है उसका जो व्याख्या करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता। और इस मामले में प्रश्न क्या आया कि संविधान की व्याख्या का, तो इस मामले को हाई कोर्ट बोलेगा एक प्रमाण पत्र के साथ कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वही इसका डिसाइड करेगा। तो ये कहलाता है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 133 133 में दीवानी मामलों में अपील। 133 में क्या हुआ है? दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामले कौन से होते हैं? हमारे यहाँ दो मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी मामले जिनमें टैक्स या जमीन का विवाद हो, और इसमें खून खच्चर वाले मामले यानी मारकाट वाले मामले किसमें आएंगे? फौजदारी में। और दीवानी में जो टैक्स और मतलब जिसमें धन का मामला है वो दीवानी, और जिसमें मारपीट का मामला है वो फौजदारी। समझ आए? दीवानी मामले कौन से? जिनमें क्या है कि जमीन का या टैक्स का या पैसों का मामला है। तो इसमें सब, इसमें भी संविधान की व्याख्या जहां पे करनी है, कई ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या हो, सुप्रीम कोर्ट प्रमाण पत्र देगा। इसमें भी वो हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा। किसके लिए? संविधान व्याख्या के लिए। जहां पे भी संविधान की व्याख्या का प्रश्न होगा, हाई कोर्ट क्या देगा? प्रमाण पत्र देगा। उसको लेके हम कहा जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। दीवानी मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसके लिए प्रमाण पत्र दे तो दीवानी मामलों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां उसकी सुनवाई होगी। अब दीवानी हो गया तो फौजदारी भी देख लेते हैं। ये हमारा 134 में फौजदारी मामलों में अपील। यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया हो, सबसे पहले हम कहां जाएंगे? जिला न्यायालय। कोई मामला है, किसी का खून हो गया, मतलब एक्स ने किसका? वाई का मर्डर कर दिया। ये एक व्यक्ति था एक्स, इसने वाई का मर्डर कर दिया। तो एक्स को के लिए जिला न्यायालय पहुंचे। ठीक है, जिला न्यायालय ने क्या किया? एक्स को बरी कर दिया। जिला न्यायालय ने एक्स को क्या कर दिया? बरी कर दिया। लेकिन वाई के परिजन जो हैं, इसके परिजन ये बोले कि ये तो डिसीजन गलत है, तो ये कहां पहुंच गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने किया, एक्स को सजा दे दी। तो इस मामले को लेकर जो ये एक्स है ये कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 134 में कि इन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। दोस्तों अगला अनुच्छेद है 136, जो विशेष याचिका का प्रबंध करता है। अगर सुप्रीम हाई अनुच्छेद 136 जो विशेष याचिका, क्या बताता है? अनुच्छेद 136 विशेष याचिका यानी स्पेशल पिटीशन के बारे में बताता है कि अगर सुप्रीम हाई कोर्ट प्रमाण पत्र न दे, अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र न दे तो क्या होगा? मान लिया अभी तक क्या था, कहीं पर भी संविधान की व्याख्या होती थी तो हाई कोर्ट आपको प्रमाण पत्र देगा कि आप इसे लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। लेकिन हाई कोर्ट प्रमाण पत्र अगर नहीं देगा और संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो,
कई बार ऐसा होता है कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है और हाई कोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देता। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके बात खत्म होगी, तो हम विशेष याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि सर इसमें संविधान की व्याख्या होनी है, आप इसकी सुनवाई करें। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस देखेगा उस मामले को और मामले में देख के डिसाइड करेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर संविधान की व्याख्या होनी है या नहीं होनी है। अगर होनी है तो वो सुनवाई करेगा। तो ये बताता है हमारा अनुच्छेद 136 जो बोलता है विशेष याचिका के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 137, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है पूर्वावलोकन का सिद्धांत। लोकन सिद्धांत हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वावलोकन का सिद्धांत क्या बोलता है कि संविधान संविधान बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को दोबारा विचार कर सकता है। समझे कि नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई निर्णय दे दिया तो पूर्व अनुच्छेद 137 के माध्यम से उसको ये शक्ति है कि वो केस को वापस अपने पास बुला के उसको दोबारा से विचार कर सके। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने किसी आदेश का कर सकता है। पुनर्वलोकन कर सकता है, इसको शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, यानी अपने पिछले आदेश को बदल सकता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो बेरू बारी केस 1960, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद था बेरूबारी केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा? ये 8 जजों की बहस थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का मूल हिस्सा है या भाग है। तो अपने निर्णय को 1960 के निर्णय को 1973 में बदल दिया। ये 11 जजों की बहस थी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 137 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए आदेश को फिर दोबारा अपनी शक्ति पुनर्वलोकन की शक्ति के द्वारा उसको बदल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं 138 यानी अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 138 यानी अधिकार क्षेत्र, यानी इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ये कहां तक रहेगा? तो अनुच्छेद 138 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को संसद बढ़ा सकती है,
यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति हमारे संविधान ने संसद को दी है, संसद में नहीं है तो, लेकिन घटा नहीं सकती। समझे? यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो संविधान में शक्ति दी गई है उसको संसद कम नहीं कर सकती, लेकिन बढ़ा सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, अनुच्छेद 105। अगर अनुच्छेद 105 क्या कहता है कि संसद के सभी सदस्यों को क्या प्राप्त है? इम्यूनिटी प्राप्त है। क्या? संसद में कही गई किसी बात के लिए उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 105। अब कल कहे सुप्रीम संसद के इसके ऊपर सजा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे कि इसने गलत कहा या सही कहा। संसद क्या कर दे? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में इस बात को अगर ला देगी, आज अगर मान लिया 2025 में इसको ला दिया तो ये फिर परमानेंटली आ गया, इसको हटा नहीं सकती, इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकती। यानी उसको क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का तो अधिकार है, लेकिन उसको कम करने का अधिकार सुप्रीम संसद के पास नहीं है। दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 139 जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुनवाई, जो मौलिक अधिकार पर रिट जारी करते हैं, अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिट की जारी करता है, लेकिन कुछ मामलों में अनुच्छेद 139 के तहत भी रिट जारी कर सकता है। यानी 32 में तो, अनुच्छेद 32 में तो दिया ही गया है 5 रिट कितनी जारी करने का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 139 के माध्यम से भी कुछ मामलों में रिट जारी कर सकता है। और अब देखते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये क्या कहता है कि किसी भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी संवैधानिक विषय पर सलाह ले सकता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी, ये लेकिन संवैधानिक सलाह ले सकता है। ठीक है, अब संवैधानिक सलाह में ये हमारा संविधान हो गया जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। ठीक, अब इसमें दो मामले बनते हैं, एक संविधान से पहले का मामला हो, दूसरा संविधान के बाद, यानी जब हमारा संविधान लागू हो गया उससे पहले का मामला है या उसके बाद का मामला है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य। कब? जब मामला संविधान लागू होने से पूर्व का हो,
यानी जब तक संविधान लागू हुआ उससे पहले का कोई मामला है और राष्ट्रपति ने अगर कोई सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस पर सलाह देने के लिए। लेकिन अगर मामला संविधान लागू होने के बाद का है, यानी संविधान लागू हो चुका है उससे आगे का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। ठीक है, समझ आया? इसके मामले में बाध्य है और संविधान लागू होने के बाद के मामले में बाध्य नहीं है। और जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। मतलब उसने सलाह दे दी, राष्ट्रपति का मन है तो मानेगा, नहीं मन है तो नहीं मानेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान के विशेष क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। इसमें एक अनुच्छेद और रह गया, उसको देख लेते हैं। संवैधानिक पीठ, अनुच्छेद 145 145 हमें बताता है कि संवैधानिक पीठ क्या होगी, जो हमें संवैधानिक पीठ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 145, संवैधानिक पीठ किसको कहते हैं? यानी जिस पीठ में, जिस केस में, हर केस में एक जज बैठता है, ऊपर क्या होता है? जज। तो संवैधानिक पीठ वो होगी जहां कम से कम 5 जज हों, कम से कम 5 जज। जहां पे भी 5 संख्या, जजों की संख्या 5 होगी उसको संवैधानिक पीठ कहेंगे। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 145 के संवैधानिक पीठ किसको कहा जाएगा? भाई एक जज सुनवाई कर रहा है, 2 जज सुनवाई कर रहा है, 3 जज सुनवाई कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो उनको संवैधानिक पीठ नहीं कहा जाएगा। जहां भी 5 जज या उससे अधिक जज सुनवाई करेंगे उसको कहेंगे संवैधानिक पीठ। कई बार आपने सुना होगा कि संवैधानिक पीठ का ये निर्णय है, या संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया। वो कब का किया जाता है? जब कम से कम सुनवाई के लिए जजों की संख्या न्यूनतम 5 हो। 5 से अधिक हो उसको भी बोला जाएगा, लेकिन कम से कम 5 पे हम संवैधानिक पीठ किसी को पीठ को बोलेंगे। ठीक है, और इनका निर्णय बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय बदलने के लिए, अगर एक जज ने निर्णय दे दिया है तो उसका निर्णय बदलने के लिए फिर 2 जज चाहिए। 2 ने दिया या 3 ने दिया तो 3 के लिए फिर 5 चाहिए, 5 के बाद 7 चाहिए। ठीक है, तो किसी भी निर्णय को बदलने के लिए जजों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा संविधान के अधिकार क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और आपसे अपील करता हूं कि चैनल को आप इतने सारे लोग देखते हो और लाइक बहुत कम आते हैं, तो दोस्तों आपसे अपील है कि चैनल को लाइक अवश्य करें। नमस्कार।